ग्लोबल आई.टी.आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर थ्योरी का जो कि हम फर्स्ट ईयर के लिए जो कि हम सॉल्व कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले की अगर आपको वीडियोस देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब में ऊपर आपको 3 सेक्शन दिखाई देते हैं, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जो है आपको फिर प्लेलिस्ट में ढूंढना पड़ेगा फिटर थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से सीरीज बनी होगी, फिटर थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए। उस पर आप क्लिक कर लेना और वहाँ पे इसके पहले की वीडियोज आप बिल्कुल आसानी से देख पाओगे। ठीक है, बाकी PDF कहाँ से डाउनलोड होगा तो उसके लिए दिया गया है www.globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, जहाँ से आप बिल्कुल आसानी से आज का जो क्वेश्चन है इसका PDF प्लस इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने करा रखा है उसका भी PDF आप डाउनलोड कर पाओगे। जब अपने फ़ोन में आप इसे ओपन करोगे तो फोन आपका कुछ इस टाइप से होता है और राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक ऑप्शन हिंदी में लिखा हुआ होगा कोर्स। आप कोर्स पे क्लिक करोगे, फिर आपको 2-3 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी और सब कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कई सारे ऑप्शन होंगे। आपको किस पे क्लिक करना है, फिटर थ्योरी पे। जब फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो अंदर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। आप फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके नीचे को स्लाइड करना, बिल्कुल आसानी से वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऊपर कीजिए सर। ठीक है, फाइल के X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है या नाम दे कह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फाइल के सारे पार्ट के नाम बता देता हूँ, इससे कोई भी आपको क्वेश्चन आए जिससे आपका छूटेगा नहीं। बस ध्यान से देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसान है। जिसका लास्ट वाला ये सिरा है जो सामने से दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं टिप या फिर पॉइंट। ठीक है, जो ये साइड वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है एज। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे दांते बने हुए हैं इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, जो आपका ये वाला हिस्सा है जो X के रूप में हमसे पूछ रखा था, इसी चीज को तो पूछा था, इस चीज को बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं? टैंग। ये जो लास्ट में आपका यह हैंडल है, और हैंडल के आगे यहाँ पे गोल सा छल्ला लगा होता है मेटल का, उसे फेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरुल। ठीक है, और ये जो दांता कटा हुआ है हमारे फेस पे और ये टैंग के बीच में कुछ हिस्सा बिना दांतों के है ना, ये दांता कटा हुआ है फेस पे और ये आपका टैंग है। तो टैंग और फेस पर क्या है, जो दांता कटा हुआ है तो टैंग और फेस के बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जिसपे दांते नहीं कटे हुए हैं, इस हिस्से को बोलते हैं हील। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमसे पूछ रखा था कि इस पार्ट का क्या नाम है, तो इस पार्ट का क्या नाम है? टैंग है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सा? टैंग। और यह वाला हिस्सा हील होता है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फाइल की लंबाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब क्या बोलेंगे आप, टिप या पॉइंट से, टिप या फिर पॉइंट कह लीजिए, पॉइंट से कहाँ तक? ये हील है ना आपका, हील तक। टिप या पॉइंट से हिल तक की जो ये लंबाई होती है यही फाइल की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट है, आप इसका नाम आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और छूट गया था इसमें, शोल्डर नहीं मैंने बताया। यह वाला जो हिस्सा है ना इसको शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ईयर हील हो गया था, ये टैंग हो गया था, तो यहाँ पे कंधा, जैसे आदमी का भी तो कंधा होता है, गर्दन से यहाँ पे ऐसे बना होता है, वैसे यहाँ पे भी देखिए कंधे जैसा बना हुआ था, इसी को क्या बोलते हैं? शोल्डर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ठीक है, ट्राई स्क्वायर पूछ रहा है, तो जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड होता है और स्टॉक होता है। क्या क्या होता है? स्टॉक होता है और ब्लेड होता है। इसको स्टॉक बोलते हैं और ये हमारी ब्लेड होती है। तो ब्लेड और स्टॉक के बीच में जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होती है।
ट्राई स्क्वायर के ब्लेड और स्टाक के बीच में जो एंगल होती है वो कितना होती है, 90 डिग्री होती है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है किसी भी सरफेस की समतलता को चेक करने के लिए कि ये समतल है या नहीं। ट्राई स्क्वायर को लगाते हैं इस टाइप से और हम उसको रोशनी में देखते हैं। अगर ब्लेड और सरफेस के बीच में हमें रोशनी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो समतल नहीं है। जहाँ से रोशनी दिखाई देगी इसका मतलब वहाँ पे सरफेस डाउन है, तभी रोशनी हमें दिखाई दे रही है। अगर रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी सरफेस प्लेन है। तो हम किसी भी जॉब की समतलता को चेक कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से, या फिर जॉब की जो दो सरफेस है, यह वाली और यह वाली, दोनों सरफेस आपस में 90 डिग्री पर या समकोण पर है या नहीं, इसको भी ट्राई स्क्वायर की मदद से चेक किया जा सकता है। क्योंकि ये खुद 90 डिग्री पर है तो अगर दोनों सरफेस पे बिल्कुल अच्छे से वो फिट हो जा रही है तो इसका मतलब जॉब की दोनों सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो मतलब जॉब की सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है या नहीं, इसको भी इसकी मदद से चेक किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए देख रहे हो आप, समकोण की जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? यह आपको 3-4 जो मार्किंग मीडिया का नाम दे रखा है। कई बार तो पर्शियन ब्लू से भी क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप से पूछता है कि कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो मतलब जिसका हम यूज नहीं करते हैं या जल्दी यूज नहीं करते हैं, तो किस लिए नहीं करते हैं? तो वह है आपका पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू में क्या है, इसकी जो मार्किंग मीडिया क्या होती है, पहले ये चीज समझ लीजिए। किसी भी जॉब पर मार्किंग करने से पहले हम एक लेप लगाते हैं जिससे कि हमें जॉब पर की गई मार्किंग साफ साफ दिखाई दे। भाई अगर मान लीजिए कोई मेटल है, उस पर लाइन खींचोगे आप तो आपको दिखाई देगा, वैसी जंग वगैरह लगी होती है साफ दिखाई नहीं देगा। या फिर आपने उसे फिनिश कर रखा है तब भी उस पर लाइनें खींचोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो जॉब पर जो हम मार्किंग करें हमें साफ साफ दिखाई दे, उसके लिए उस पर लगाते हैं मार्किंग मीडिया। जैसे आप वर्कशॉप वगैरह में चाक लगाते हो, चाक का लेप लगा देते हैं, फिर लाइन खींचते हैं तो लाइन हमें दिखाई देती है। तो जो हमने चाक का लेप लगाया वही चाक हमारी क्या थी, मार्किंग मीडिया थी, जो कि हमें मार्किंग को दिखाया जिसने। तो उसी में आता है एक पर्शियन ब्लू, यह ब्लू कलर का होता है। इसका यूज हम जो होता है फिनिश जॉब पे करते हैं, लेकिन इसका यूज कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि पर्शियन ब्लू सूखने में ज्यादा समय लगता है। यही क्वेश्चन में पूछता है कि पर्शियन ब्लू का यूज हम कम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सूखने में ज्यादा टाइम लेता है। या कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में ज्यादा समय लेता है, तो वह है पर्शियन ब्लू। ठीक है, और यहाँ बात कर रहा था जहरीला की, तो आपका वो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा। यह भी नीले कलर का ही होता है। एक घोल होता है, इसमें हम नाइट्रिक एसिड भी मिलाते हैं ताकि यह तेजी से क्रियाशील हो जाए, और इसको जब हम मेटल वगैरह पर लगाते हैं तो उसके कलर को कॉपर के कलर में बदल देता है, और फिर हम उसमें मार्किंग वगैरह करते हैं। लेकिन यह क्या होता है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा बोलते हैं, यह जहरीला मार्किंग मीडिया है। कैसा है? जहरीला है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड मिला रहे हैं ना, तो जहरीला हो गया। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज कुछ इस टाइप से होता है, आपका भी आकृति भी बनी होती है, और इस पे क्या होता है, हमारा स्पिंडल या पिलर होता है इस टाइप से। इसको क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं, या फिर स्पिंडल भी बोला जाता है। इस पे जो हमारा लगा होता है स्क्राइबर, क्या लगा होता है हमारा? स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर को पकड़ने के लिए ऐसे गोलाई में एक चीज लगी होती है इस टाइप से, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्नग। और स्नग इस स्क्राइबर को पकड़ सके इसके लिए इसमें एक लगा होता है नट टाइप का, जिसे बोलते हैं क्लैंपिंग नट। क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग नट। यह होता है हमारा स्क्राइबर, और यहाँ पे लगा हुआ है स्नग, जो कि उसको पकड़ रखा है स्क्राइबर को। ठीक है, स्क्राइबर में स्नग में स्क्राइबर को टाइट करने के लिए क्लैंपिंग नट भी यूज करते हैं। और यह इसका क्या होता है? बेस होता है, जो हमारा यूनिवर्सल होता है। इसमें हमारे रॉकर आर्म वगैरह भी, फाइन एडजस्टिंग यूनिट भी यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये पूछ रखा था यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो एक स्नग लगा होता है इस टाइप से मुड़ा हुआ, उसी की मदद से पकड़ते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस वाइस का नाम क्या है? साइड में आपको वाइस दिखा रखा है और इसका नाम पूछ रहा है।
जनरली आपने वर्कशॉप वगैरह में देखा होगा, या क्या हैंड वाइस, इसे हाथ से पकड़ते हैं। यहाँ पे आपका फ्लाई नट भी लगा हुआ है या विंग नट कहते हैं, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, लूज करेंगे तो यह फैलेगा इसका जो जाओ, और यहाँ पे हम जाओ को पकड़ कर फिर फ्लाई नट को टाइट कर लेते हैं। फ्लाई नट से टाइट करेंगे तो पकड़ लेता है। जनरली जो हैंड वाइस का यूज होता है जब किसी जॉब को हमें ग्राइंडिंग करना हो, जब जॉब को ग्राइंडर पे हम यूज करते हैं उसको घिसना हो, तो हाथ से अगर आप पकड़ेंगे तो क्या होगा, अगर फिसलेगा तो आपके हाथ में चोट लगने का डर रहता है। तो उन जॉबों को हैंड वाइस में पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर ग्राइंडर पे यूज करेंगे तो आपको हाथ वगैरह पे चोट लगने की खतरा नहीं रहेगा। या फिर कोई पतली सीट है उसमें ड्रिल करना है, तो भाई उस सीट को अगर आप वाइस में दबाना चाहोगे तो सीट पतली है तो मुड़ जाएगी, तो वाइस में पकड़ नहीं सकते। हाथ में पकड़ के ड्रिल करना चाहोगे तो जब तेजी से ड्रिल घूमता है तो पतली सीट अगर घूम गई तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी। तो उन पतली सीटों को भी पकड़ने के लिए हैंड वाइस का यूज किया जाता है। या कील वगैरह पकड़ना हो तब भी हम हैंड वाइस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी वाइस है, हैंड वाइस है। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया कसा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह वनज हो गया, वहां पे वजह क्या है पूछना चाह रहा था कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया, मतलब किसी आपने हेक्सा ब्लेड में वक्ता प्रोग्राम में जब आप हेक्सा चलाते होंगे तो जब नया ब्लेड हम लगा के यूज करते हैं तो दो चार बार चलाने के बाद, 2-4 स्ट्रोक के बाद क्या होता है, ब्लेड थोड़ा लूज हो जाता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो दरअसल जब हम नया ब्लेड लगाते हैं ना, तो जब हम उसमें प्रेशर लगा के काटने चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लेड पे खिंचाव पड़ता है। ब्लेड पे क्या होता है, खिंचाव पड़ता है, जिस वजह से ब्लेड खिंच जाता है और वह फिर लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। क्या होगा, ब्लेड खिंच जाने की वजह से। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय, जब हम पतले वर्कपीस को काटते समय जब पहला कट लगाते हैं, बोल रहा है पतला वर्कपीस हो और काटते समय जब हम पहला कट लगाते हैं तो दांते जो होते हैं बहुत आसानी से टूट जाते हैं। हेक्सा ब्लेड के दांते बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए पहले आप ध्यान देना कि क्या कह रहे हैं, पतला वर्कपीस है। जब कोई पतला वर्कपीस होगा तो जो दांता होगा वो वर्कपीस में फंसेगा। जैसे मोटा वर्कपीस है तब तो कई सारे दांते एक साथ संपर्क में आएंगे ना, 8-10 दांते इस वर्कपीस के ऊपर आ जाएंगे। और जब हम हेक्सा से काटने की कोशिश करेंगे तो एक ही साथ, अगर मान लीजिए इस वर्कपीस के ऊपर 20 दांते हैं, भाई चौड़ा है वर्कपीस, तब 10 दांते 15 दांते एक साथ इसके ऊपर हैं। जब हम हेक्सा पे फोर्स लगाएंगे हाथों के द्वारा, क्या होगा, तो 10-15 दांतों पे फोर्स लगेगा। मतलब जो दांते कटाई कर रहे हैं सभी दांतों पे एक साथ फोर्स लगेगा। 10-15 दांतों पे जब फोर्स लगेगा तो फोर्स सब में बढ़ जाएगा, तो आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। लिखिए अगर वहीं पे सोचिए पतला वर्कपीस है, अगर वो वर्कपीस पतला होगा तो पता चला 1 या 2 दांते, पतली सीट देखे ना आप, सीट मान लीजिए, तो वो क्या होगा, वो दांतों के बीच में फंसेगा। जब आप उसके द्वारा हेक्सा के द्वारा स्टार्टिंग में कटाई करने जाओगे तो 1 या 2 दांते ही संपर्क में आएंगे, क्योंकि सीट पतली है, 1 या 2 दांतों के बीच में पूरी सीट आ जाएगी। जब आप फोर्स लगाओगे तो आपके पूरा फोर्स कहाँ लगेगा, सिर्फ 2 ही दांतों पे लगेगा जो कटाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ज्यादा फोर्स लग गया 2 दांतों पे, तो इसलिए दांते हमारे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। भाई कम दांतों पे काम कर दिया हाथ का फोर्स, तो इसलिए दांतों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौकोर होगा, यहाँ पे चौकोर मतलब स्क्वायर टाइप का बनाने के लिए, करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो वह होती है आपकी डायमंड कट छेनी। कौन सी छेनी होती है? डायमंड कट चीजल होती है, जिसकी मदद से आपको थ्योरी वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा। जिन्होंने पेड क्लासेस ज्वाइन किया था उन्हें तो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इस टाइप के जॉब है और ये दोनों जो सरफेस आपस में मिल रहे थे, यहाँ पे क्या है, इसकी यहाँ पे हमें कटाई करनी है, तो वही है कॉर्नर ज्वाइंट। जो कॉर्नर ज्वाइंट है इस पर हमें कटाई करनी है, इसको चौकोर बनाना है, तो इसके लिए कौन सा चीजल यूज करें? तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, इसके कॉर्नर को चौकोर बनाने के लिए। ठीक है, और जो हमारी हाफ राउंड वगैरह होती है या आयल ग्रूव्स वगैरह काटने के लिए, कीवे काटने के लिए, तब हम हाफ राउंड चीजल वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला है यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यह आपको हैमर दिखाया गया और जो यक्ष के रूप में चिन्हित किया गया इसका नाम पूछ रहा है। चलिए मैं सारे पार्ट्स के नाम बता देता हूँ जल्दी से। यह हैंडल होता है आपका, जो नीचे वाला ये हिस्सा दिखा रखा है यह आपका क्या होता है, फेस होता है। ऊपर जो होता है हमारा वह पिन होता है। इसी को देख करके हम पहचानते हैं कौन सा हैमर है। जैसे गोल बना हुआ है बॉल के जैसा, तो भाई ये बॉल पिन हैमर हो गया। ठीक है,
उसके बाद यह जो हिस्सा बच रहा है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं चिक। ठीक है, यहाँ पे जो ये होल बना हुआ है, इस होल को बोला जाता है आई होल। ठीक है, तो इस तरह से हमसे पूछ रखा था व्यक्त पार्ट क्या है, तो चिक होगा। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी आपका है चिक। बाकी यहाँ पहला फेस का मैंने आपको बता दिया, आई होल यहाँ पे है, पीन पंच, कोई पीन के ऊपर वाली बात कर रहा है। ठीक है, काटने वाली छेनी पर प्रतीक जो गामा दिखा रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। यहाँ पे अल्फा दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये हो गया, और एक तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये अल्फा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो चीजल का यह क्या है हमारा बीटा है, और इस वाले जो लंबवत लाइन है हमारी, और इसके बीच में जो है यह गामा है। तो ये पूछ रखा है जो गामा वाला है वो किसको दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्कपीस मान लीजिए, हमारी ये वर्कपीस यहाँ पे कट रही है, क्या है हमारा यह वर्कपीस है। वर्कपीस यहाँ से इस तरह से चीज़ें लगी होती है, जब कटता है तो इसका चिप्स ऐसे बाहर को निकलता है। ठीक है, तो जो चीजल और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, वो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस एंगल। चीजल के और वर्कपीस के, यह वर्कपीस है हमारा, क्या है वर्कपीस है। तो वर्कपीस और चीजल के वर्कपीस के सरफेस और चीजल के बीच में गैप दिया जाता है ताकि वो उस पर सरफेस पे टच ना करे। चीजल हमारा ज़्यादा टच नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो इसके बीच में जो गैप दिया गया वो क्लियरेंस एंगल है, छूट दी गई है। बाकी जो चीजल का जो एंगल है कटिंग एंगल, इस पर जो यह एंगल बन रहा है बीटा, यह क्या होता है, कटिंग एंगल होता है। क्या होता है, कटिंग एंगल होता है। और जो चीजल के ऊपरी हिस्सा है और ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन थी, ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन और चीजल का जो ऊपरी हिस्सा है, इन दोनों के बीच का यह जो एंगल है हमारा, यह क्या होता है गामा, और इसको बोलते हैं रेक एंगल। रेक एंगल कम या ज़्यादा होगा या डिपेंड करता है वर्कपीस के कठोरता पे। अगर वर्कपीस हमारा सॉफ्ट है तो रेक एंगल का मान ज़्यादा होता है, मतलब हमारी चीजल झुकी हुई होगी तो क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा और रेक एंगल का मान बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर हमारा वर्कपीस कठोर होता है तो हम चीजल थोड़ी खड़ी रखते हैं ताकि वो उस पर कटाई कर सके सही से, तो रेक एंगल का मान कम हो जाता है। मतलब कठोर के लिए रेक एंगल का मान कम और सॉफ्ट के लिए रेक एंगल का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये सही हो जाएगा। वो क्या था, रेक एंगल था। कटिंग एंगल बीटा वाला है और जो क्लियरेंस एंगल है हमारा हुआ अल्फा वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में इतना ही। बाकी आगे क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।